हिंदी पौराणिक कथा। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता था और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो प्राय चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से भी उतना भी अधिक काला कलूटा था। ऊपर से मीठी मीठी बातें करता और मौका मिलते ही उन्हें चट कर देता। छोटे जानवर तो प्राय चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंस ही जाते थे। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अकल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। वह रोज ही किसी न किसी को अपने जाल में फंसा ही लेता है। छोटू की बात सुनकर मोटू बोलने लगा, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। तुम्हारी बात तो ठीक है मोटू, पर अपने साथियों के बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। लेकिन छोटू, हम कर भी क्या सकते हैं। इस पर हमें उस भालू को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वह जीवन भर याद रखे। देखो दोस्तों, ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरीक़ा से हमें सिखा रहे हैं, आइए जानते हैं। छोटू की बात मोटू कुछ सोचते हुए बोला, तुम कहते तो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इसके बाद दोनों मित्र उछाल लगाते हुए चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठे वे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। कुछ समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करे तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच ले। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहाँ गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहाँ से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू बोला। कालू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फंसाने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज़ लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है? उसका मुंह देखकर डर मत जाना। आप ध्यान से गुफा में घुसकर उसे अच्छी तरह से देखना, बड़ा आनंद आएगा आपको। छोटू की बात सुनकर कालू अकड़ते हुए बोला, शेर का मुंह तो क्या वह असली शेर भी हुआ तो भी मैं ना डरने वाला। इतना कहकर कालू भालू विचित्र जानवर को देखने की उत्सुकता में गुफा की ओर चल पड़ा। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते में गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ गया था। बेचारे के शरीर पर कई जगह घाव भी हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस गए हैं। कालू भालू की दोनों टांगें इतनी बुरी तरह से घायल हो गई थी कि वह अब ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में
कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे ये सबक सिखाने की कोशिश की। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी दूसरी, वनराज की अदालत। वनराज की अदालत। बंदर पेड़ों की डालियों पर झूलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन 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 से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। जंगल कहानी वनराज की अदालत। बंदर पेड़ों की डालियों पर उछलता हुआ आया और हथौड़ा उठाकर टन टन किए से घंटा बजा दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर जंगली जानवर अपनी अपनी फरियाद लेकर बरगद के नीचे वाली अदालत में आ गए। वनराज भी चबूतरे पर पड़े तख्त पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। सबसे पहले मौनी बत्तख ने फरियाद की, महाराज, हमारे छोटे छोटे बच्चे दीना लकड़बग्गा खा गए हैं। वनराज ने अपने बंदर सैनिकों को भेजकर तत्काल दीना लकड़बग्गे को बुलाया और थोड़ी पूछताछ के बाद अपना फैसला सुना दिया। यही कि मोटू बंदर जमकर 100 डंडे दीना को लगाएगा। फिर क्या था, मोटू ने डंडा उठाकर दीना को मार लगानी शुरू कर दी। इधर एक बिल्ला झाड़ियों में छिपा यह तमाशा देख रहा था। वह सोचने लगा कि वनराज का चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता है, मैं वन युवराज अच्छा जमूंगा। 3-4 दिन बाद सुबह की चढ़ती धूप के समय बिल्ले ने खुद की अदालत का घंटा बजा दिया, जिसे सुनकर सभी जानवर अदालत की ओर दौड़ पड़े। अदालत के तख्त पर बिल्ली को देखकर वे सभी दंग रह गए। उन सभी को शंका में उलझा हुआ देखकर बिल्ला घुटक कर बोला, देखते क्या हो, कोई फरियाद हो तो पेश करो। मुझे वनराज ने युवराज बनाकर अदालत लगाने के लिए भेजा है। उसकी बात सुनकर एक तोते ने सिर झुकाकर अभिवादन किया और बोला, महाराज, हम नीम के पेड़ पर रहते हैं, क्या परेशानी है? वन युवराज बने बिल्ले ने बीच में टोका। अन्नदाता एक चूहा जबरदस्ती हमारे बिल में घुस आया है। वन युवराज ने गुर्रार कर पूछा, कहाँ है वह चूहा, सामने पेश करो। बेचारा चूहा कांपती आवाज में बोला, महाराज, पहले ये बिल हमारा था। मोटे ताजे चूहे को देखकर बिल्ले में मुंह के पानी आ गया था। उसने चूहे को अपने पंजों में जकड़ कर कहा, अब तुम लोग जाओ, इस चूहे को वनराज जी सजा देंगे, मैं इसे उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। जब सभी जानवरों ने अपनी अपनी राह ले ली तो बिल्ले ने चूहे को मज़े से खा लिया। अब तो उसे जब भी भूख लगती वह अपनी अदालत लगा बैठता। बेचारे भोले भाले पशु पंछी यही समझते कि उनको न्याय मिल रहा है। एक दिन बिल्ले की अदालत में मुर्गी, खरगोश और फरियाद लेकर पहुंचे। मुर्गी ने पहले झुककर वन युवराज को सलाम किया। पूछने पर बताया कि इस खरगोश ने अपने बच्चों के साथ मेरा चूजा अपने बिल में छिपा लिया है। क्यों वे खरगोश के बच्चे, तेरी ये हिम्मत, कहाँ है इसका चूजा? बिल्ले ने गुर्रार कर पूछा। खरगोश ने दीनहीन होकर दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मुर्गी झूठ बोलती है, आप मेरा घर खुदवाकर दिखवा लें, मैंने नहीं छिपाया उसको। इस पर बिल्ले ने घुटक कर पूछा, क्यों रे मुर्गी, तुझे कैसे मालूम कि तेरा चूजा इसके बिल में छिपा है? महाराज, इसके बिल पर मेरे चूजे के पंख मिले थे, मुर्गी ने विनम्र स्वर में कहा। आज तो बिल्ले के एक तीर से 2 शिकार थे। उसने एक रस्सी मुर्गी की ओर
फेंकते हुए कहा, इस रस्सी से खरगोश को वहां पर बांध दो। मुर्गी ने वैसा ही किया। खरगोश अपना अंत समझकर अपराधी की भांति एक तरफ खड़ा हो गया। अभी मुर्गी खरगोश को बांधकर मुड़ भी नहीं पाई थी कि बिल्ले ने अपना दांव चला दिया, मगर मुर्गी की चतुराई के कारण उसका बार खाली निकल गया। वह फुर्ती से उड़कर बरगद की डाली पर जा बैठी। अब बिल्ले ने खरगोश को अपना निशाना बनाया, किंतु वह एक खंभे रस्सी से बंधा था, इसीलिए उछल कूद कर अपने प्राण बचाने की कोशिश करने लगा। यह देख डाली पर बैठी मुर्गी खूब ऊंची आवाजों में चीखने लगी। जंगल में घूमते वनराज के कानों में जब उसकी आवाज टकराई तो उन्होंने मुंह उठाकर धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई और बरगद की ओर से आने वाली आवाज की ओर दौड़ भी लगा दी। वनराज की जानलेवा दहाड़ सुनकर वह युवराज बने बिल्ले के छक्के छूट गए और वह अपने प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। वनराज वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया। बड़ी देर में खरगोश और मुर्गी ने कांपते हुए स्वर्ग में अपनी कहानी वनराज को सुना पाई, जिसे सुनकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वे बोले, हमारे राज्य में यह धोखेबाज वन युवराज कौन पैदा हो गया है। बंदर वनराज का संकेत समझ गया। उसने तुरंत खूब जोर से घंटा बजाना आरंभ कर दिया। पूरे जंगल में भगदड़ मच गई। सभी जानवर अदालत की ओर दौड़ पड़े। पल भर में सारे जंगल व पशु पक्षी वनराज की अदालत में हाजिर हो गए थे। वनराज ने बंदर सैनिकों को आदेश दिया कि जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और हमारा आजद कर ले आओ। बंदर सैनिकों ने अपने रस्से लेकर जंगल की ओर दौड़ लगा दी। पेड़ों पर्वतों पर चढ़ चढ़कर झाड़ियों तक को छानते छानते आखिर वन युवराज दौड़ते हुए दिखाई दे ही गए। सभी बंदरों ने पलक झपकते ही बिल्ले को फंसा लिया और अदालत में ले गए। वनराज के आदेश पर 4-5 बड़ी बड़ी जीभ वाले झबरेले कुत्ते हाजिर किए गए, जिन्हें देखकर बिल्ले के प्राण वे रुकू गले में आकर अटक गए। वनराज ने राजद्रोह की आवाज सुनाई, जिनका सभी जानवरों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। फिर वन युवराज के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए और देखते देखते वन युवराज बने बिल्ले के चीथड़े उड़ा दिए गए। मुर्गे का घमंड और एक सीख भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कई मुर्गे और मुर्गियां रहते थे। ये सभी मुर्गे सुबह सुबह जोर जोर से बाग देखकर गांव वालों को जगाते थे, जिससे लोग समय पर अपने काम पर लग जाते थे। गांव में हर किसी को इन मुर्गों की वांग की आदत हो गई थी। मुर्गे का घमंड और एक सीख भरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कई मुर्गे और मुर्गियां रहती थीं। ये सभी मुर्गे सुबह सुबह जोर से बाज देकर गांव वालों को जगाते थे, जिससे लोग समय पर अपने काम पर लग जाते थे। गांव में हर किसी को इन मुर्गों की बांग की आदत हो गई थी। इसी गांव में एक घमंडी मुर्गी भी रहता था। वह सोचता था कि उसकी वजह से ही पूरा गांव सुबह उठता है और उसके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। जब भी वह जोर जोर से बांग देता तो उसे लगता कि वह गांव का सबसे जरूरी प्राणी है। मुर्गे को बच्चे ने तंग किया। एक दिन कुछ गांव के बच्चे खेलते खेलते उसी मुर्गे को तंग करने लगे। वे कभी उसे पकड़ने की कोशिश करते तो कभी उसके सामने दौड़कर उसे डराने लगते। बेचारा मुर्गा परेशान हो गया। वह सोचने लगा, ये लोग मेरी अहमियत नहीं समझते। मैं रोज सुबह उन्हें जगाता हूँ और फिर भी ये मुझे तंग कर रहे हैं। गुस्से में आकर उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि कल सुबह मैं बाग नहीं दूंगा। जब पूरा गांव देर तक सोता रहेगा और किसी का भी काम समय पर नहीं होगा, तब सबको मेरी अहमियत समझ में आएगी। मुर्गे की योजना। अगली सुबह जब सूरज निकला तो हर दिन की तरह मुर्गे ने बांग देने से इनकार कर दिया। उसे उम्मीद थी कि लोग सोते रहेंगे और जब वे देर से जागेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि मुर्गा कितना जरूरी था। लेकिन
जो हुआ वह मुर्गे की सोच से बिल्कुल अलग था। गांव वालों की दिनचर्या पर कोई असर नहीं पड़ा। देखो उसका घमंड कैसे टूटता है। गांव के लोग अपनी आदत के अनुसार समय पर उठ गए। किसी ने भी मुर्गे की अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया। सूरज की रोशनी और आसपास के अन्य आवाज़ों से लोग जाग गए और अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए। किसान खेतों में चले गए, महिलाएं घर के कामों में लग गई और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे। मुर्गा ये देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा, अरे ये लोग तो बिना मेरी बाग के भी समय पर उठ गए और अपने अपने कामों में लग गए। मैं तो सोच रहा था कि मेरे बिना पूरा गांव सोता रह जाएगा। मुर्गे की सीख। तब मुर्गे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि किसी के बिना भी दुनिया चलती रहती है। वह सोचने लगा, मैंने अपने काम को लेकर घमंड कर लिया था। मुझे लगा कि मेरे बिना गांव का कोई भी व्यक्ति समय पर नहीं उठेगा, लेकिन यह मेरी भूल थी। किसी के बिना कोई भी काम नहीं रुकता। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये सोचना कि हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता एक बहुत बड़ी भूल होती है। दुनिया किसी न किसी के लिए भी नहीं रुकती और हर इंसान को अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन अहंकार से बचना चाहिए। मुर्गे की तरह अगर हम भी सोचने लगे कि हम सबसे ज़रूरी हैं और हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो यह हमारी गलतफहमी होगी। हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने अहंकार पर। चालाक शियार की चतुराई। एक समय की बात है, जंगल में एक चालाक शियार रहता था जिसे मछली खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका मन मछली खाने का हुआ तो वह नदी की ओर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि दो ओटर एक बड़ी मछली को लेकर आपस में उलझ रहे हैं। चालाक शियार की चतुराई। एक समय की बात है, जंगल में एक चालाक शियार रहता था जिसे मछली खाने का बहुत शौक था। एक दिन उसका मन मछली खाने का हुआ तो वह नदी की ओर चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि दो ओटर एक बड़ी मछली को लेकर आपस में उलझ रहे हैं। दोनों ओटर मछली को आधा आधा काटने की बात कर रहे थे, लेकिन तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन पहले इसे काटेगा और कौन पहला टुकड़ा लेगा। चालाक शियार ने इसे अपने लिए एक सुनहरा अवसर समझा और ओटर्स के पास जाकर बोला, क्या हो रहा है मेरे दोस्तों? मैं देख सकता हूँ कि तुम दोनों किसी उलझन में हो। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ओटर्स ने उसे अपनी समस्या बताई। शियार ने तुरंत कहा, चिंता मत करो, मैंने पहले भी ऐसे कई झगड़े सुलझाए हैं। फिर उसने मछली का सिर और पूंछ दो हिस्से में काटकर दोनों ओटर्स में बांट दिए। जब ओटर्स ने पूछा कि मछली के बीच वाले हिस्से का क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा मांस वाला था, शियार ने चालाकी से कहा, यह हिस्सा मेरा है क्योंकि मैंने तुम्हारी समस्या सुलझाई है। यह मेरी फीस है। और वह खुशी खुशी मछली के उस टुकड़े को लेकर चल दिया। दोनों ओटर्स एक दूसरे से कहने लगे, अगर हम खुद पर यकीन करके अपनी उलझनें खुद ही सुलझा लेते तो किसी तीसरे की बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमें बीच वाला हिस्सा भी मिल जाता। चालाक शियार की चतुराई से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों पर निर्भर रहने से कभी कभी हम अपने हिस्से का लाभ खो देते हैं। स्वावलंबन और स्वयं की समझदारी हमें अन्य लोगों के लालच से बचा सकती है।